नमस्कार दोस्तों, 8 नवंबर 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वैसे ज़्यादा न्यूज़ आज है नहीं। पहली न्यूज़, फिशरमैन किल्ड इन फायरिंग बाय पाकिस्तान। वैसे मैं बता दूं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जो कि आपको लगभग शाम को अपलोड हो जाएगी। तो उसमें मैंने आपको सर क्रीक डिस्प्यूट के बारे में भी बताया और कहीं ना कहीं फिशिंग से रिलेटेड ये जो अरेस्ट हैं वो सर क्रीक डिस्प्यूट के साथ जुड़े हुए हैं। खासकर अगर आप इंडिया में ये गुजरात के और पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के बीच का जो सर क्रीक का इलाका है वहां को अगर आप देखो, रण ऑफ कच्छ के पास जो इलाका है, तो पालघर का एक फिशरमैन था, उसको यहाँ पे मार दिया गया है पाकिस्तान की मरीन मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा। अरेबियन सी में ये बोट पाकिस्तान ने बोला इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गई, उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर गोली चलाई और ओवरऑल यहाँ पे इस फिशरमैन की मृत्यु हो गई। कुछ और फिशरमैन थे जो कि किसी तरीके से वापस बच के आ गए, उनको भी यहाँ पे चोटें लगी हैं। गुजरात गवर्नमेंट पहले ही गुजरात की लेजिस्लेचर को बता चुकी है कि पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी 13 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में ही 11 फिशिंग बोट्स और 63 क्रू को अरेस्ट कर चुका था। 13 फरवरी 2020 को एक ही दिन में 23 फिशरमैन पाकिस्तान की नेवी के द्वारा पकड़ लिए गए थे। तो ये जो इंसिडेंट है ये अक्सर कर होते रहते हैं। इंडिया पाकिस्तान मैरीटाइम ट्रेसपासिंग का जो मुद्दा है ना, चूंकि यहाँ पे जो बॉर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड है और बहुत ज़्यादा आसपास है। ओखा नाम की जो जगह है ना कच्छ में, वहां से बहुत सारे वेसल्स निकलते हैं और इन वेसल्स को अक्सर कर ये पता नहीं चलता है कि ये कब इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गए। और वहां पे इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन इंडिया और पाकिस्तान के हिसाब से अलग है। शाम की जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको देख लीजिएगा, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और प्रॉब्लम ये भी है कि जो फिशरमैन है उनके पास कोई नेविगेशनल टूल नहीं है। तो जब उनके पास कोई नेविगेशनल टूल नहीं होता है तो वो ये नहीं जान पाते हैं कि वो कौन से लैटिट्यूड में कौन से लॉन्गिट्यूड में, तो उनको मालूम ही नहीं पड़ता है कि वो कब पाकिस्तानी वाटर्स में पहुंच गए। और पाकिस्तानी वाटर्स इंडिया के हिसाब से अलग है और पाकिस्तान के हिसाब से अलग है। ये अपने आप में एक और बड़ी प्रॉब्लम है। और इस इलाके में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और इंडिया की कोस्ट गार्ड दोनों यहां पे एक्टिव है। ओके, तो जीएस पेपर 3 के कंटेक्स्ट में न्यूज इंपॉर्टेंट है। डिटेल के लिए शाम की वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट, कंसर्न ओवर हरियाणा लॉ ऑन लोकल फार्मिंग। गुरुग्राम नाम का इलाका आपको पता है ना दोस्तों, जो पहले गुड़गांव कहा जाता था, आईटी सर्विसेज का हब है वहां पे। अब ओवरऑल हरियाणा में एक नया नियम कानून लाया गया है जिसके चलते बोला गया है कि वो सारी नौकरियां, मतलब वो कंपनी जहां पे कम से कम 10 लोग काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी से कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं, वो फर्म्स जहां पे कम से कम 10 लोग काम करते हैं, उनके यहाँ पे जो भी लोग 30,000 तक की सैलरी में डिप्लॉयड है, ऐसे लोगों में 75% सीटें हरियाणा के लोकल्स के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। अब आपको पता है कि गुड़गांव में बहुत सारे कॉल सेंटर हैं, बहुत सारी छोटी मोटी आईटी कंपनीज हैं, और इन छोटी मोटी आईटी कंपनीज में जो तनख्वाह है वो 18-20 हज़ार रुपए के लगभग से शुरू करती है। 1-2 साल बाद 25 से पहुंच गए, फिर 30 से पहुंच गए, उसका तनख्वाह बढ़ी। तो प्रॉब्लम यह है कि 30,000 से कम के जितने भी लोग हायर कर रही हैं प्राइवेट कंपनियां, 75% हरियाणा के हायर करने हैं। अब ओवरऑल ये जो आईटी फर्म्स हैं ये स्किल पे काम करती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज में एक बेसिक मिनिमम अमाउंट ऑफ स्किल होना चाहिए आपके पास, तभी आप काम कर पाओगे। तो यहां पे ओवरऑल एक धमकी सी आई है। किसकी तरफ से ये धमकी आई है? मल्टीनेशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से और लार्ज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तरफ से। इनका ये बोलना है कि अगर आप हायरिंग के ऊपर ये नियम कान जबरदस्ती इंपोज करेंगे कि भाई प्राइवेट कंपनियों में 75% लोग हम आपके स्टेट से उठाएं, तो वो देखिए पॉसिबल नहीं है। उसमें बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 30,000 रुपए प्रति महीने में हरियाणा के अंदर स्किल्ड अलॉट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी यहां पे नहीं है। पहले तो ये जो लिमिट रखी जा रही थी वो 50,000 पे रखी जा रही थी। 2019 के जब असेंबली इलेक्शंस हो रहे थे ना, तो भारतीय जनता पार्टी की जो अलाई है जन नायक जनता पार्टी, इसने बोला था कि 50,000 रुपए तक की तनख्वाह में 75% रिजर्वेशन हरियाणा के लिए होना चाहिए, हरियाणा लोकल्स के लिए। लेकिन फिर इसको 30,000 किया गया। जितनी ऊंची ये लिमिट होगी उतनी ज्यादा सीटें रिजर्व हो जाएंगी। हालांकि अभी भी ये जो रिजर्वेशन है ये लागू होगा आपका 15 जनवरी 2022 से। और अभी ये जो आईटी सेक्टर की कंपनीज है गुरुग्राम में, वो थोड़ी टेंशन में, क्योंकि उनको बाहर के लोगों को फायर करना पड़ेगा और हरियाणा के लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है। इससे टैलेंट क्रंच भी आ सकता है। इस प्रकार के प्राइवेट कंपनी में रिजर्वेशन लॉज महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। बहुत सारे लॉज को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। आउटकम आना बाकी है। जीएस पेपर 1 में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है AY 4.2 वेरिएंट नॉट ऑफ कंसर्न। देखिए, इंडिया में 2 वेरिएंट्स के ऊपर काफी बातचीत होती है। एक तो डेल्टा वेरिएंट जिसको आप बोलते हो B.1.617.2, एक AY.X वेरिएंट।
इस AY.X वेरिएंट, जिसको आप AY 4.2 वेरिएंट भी बोलते हो, इसको इंसाकॉग ने, यानी इंडिया का सार्स यूविटी को जेनोमिक कंसोर्टियम, इसने बोला है कि ये उतना डेंजरस नहीं है। अगर आप देखो जितने भी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, उसमें से AY 4.2 वेरिएंट 0.1% से कम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब इंसाकॉग के हिसाब से AY 4.2 से आपको डरने की जरूरत नहीं है। रिसेंट कुछ न्यूज मार्केट में निकल के आ रही की थी कि ये जो AY 4.2 वेरिएंट है, ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, काफी बीमारी वगैरह फैला सकता है। तो इंसाकॉग ने अभी के लिए बोला है कि बायोलॉजिकल डाटा के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये AY 4.2 वेरिएंट उतना डेंजरस नहीं निकलेगा। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर इंडिया ने बैन हटा दिया है इटली की डिफेंस फर्म्स लियोनार्डो स्पा के ऊपर से। ऑगस्टा वेटलैंड वाला स्कैम आपको याद है? 2013-14 में से इसके बारे में काफी बात की जा रही है। VVIP हेलीकॉप्टर स्कैम था। हुआ यहाँ पे ये था कि 3,546 करोड़ 3,560 करोड़ की एक हेलीकॉप्टर डील हुई थी ऑगस्टा वेटलैंड के साथ। इंग्लैंड में बेस्ड है ऑगस्टा वेटलैंड कंपनी, लेकिन इसकी पेरेंट कंपनी थी आपकी फिन मैकेनिका, ये इटली की थी। आज की डेट में इस कंपनी का नाम है लियोनार्डो स्पा। उस समय पे इटली में एक इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि इंडिया से ये 3,546 करोड़ की डील पाने में इटली के जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, इन्होंने 360 करोड़ रुपए की ब्राइब दी है इंडियन पॉलिटिशियंस को, हमारे इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को। तो जब ये चीज बाहर निकल के आई कि भाई इंडिया में 3,500 करोड़ के हेलीकॉप्टर्स खरीदे जा रहे हैं और उसके लिए हमारे पॉलिटिशियंस 360 करोड़ रुपए की घूस ले रहे हैं, तब इंडिया की इंटरनेशनल इमेज खराब हुई। और उस समय पे इस पर्टिकुलर कंपनी फिनमेनिका और ऑगस्टा वेटलैंड के साथ डील को कैंसिल कर दिया गया और इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया। अब इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट से हटा दिया गया है, लेकिन सरकार ने ब्लैकलिस्ट से हटाते वक्त दो शर्तें रखी। पहली शर्त तो ये रखी है कि ये जो लियोनार्डो स्पा नाम की कंपनी है, ये किसी भी प्रकार का कोई कॉमर्शियल क्लेम या फिर सिविल सूट इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकती। तो ऑगस्टा वेटलैंड की डील को लेके या उससे रिलेटेड किसी भी पुरानी डिफेंस डील को लेके ये जो लियोनार्डो स्पा नाम की कंपनी है, वो भारत सरकार के अगेंस्ट किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं दायर कर सकती। दूसरा, सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये जो VVIP हेलीकॉप्टर स्कैम का अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा, वो नहीं रुकेगा। अब देखो मजाक ही है ना, 2013-14 से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2021 आ गया, बैन भी हट गया आप कंपनी के ऊपर से, बट इन्वेस्टिगेशन अब तक खत्म नहीं हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पे ये बैन हटाया क्यों? बैन हटाने का एक स्ट्रेटेजिक कंसर्न है। देखिए बात ये है कि जो लियोनार्डो स्पा और उसकी सब्सिडरीज है ना, ये बहुत सारे अच्छे अच्छे वेपन्स बनाते हैं, बहुत सारे वेपन सिस्टम्स जैसे कि टॉर्पीडोज, 127 mm नेवल गन्स, रडार्स, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, इस प्रकार के बहुत सारे वेपन ऑप्शंस ये पर्टिकुलर लियोनार्डो स्पा और उसकी सब्सिडरी बनाती है। तो इन वेपन सिस्टम की इंडिया को जरूरत है, इसीलिए इंडिया ने लियोनार्डो स्पा को अपने ब्लैक लिस्ट से हटा दिया है। लेकिन लियोनार्डो स्पा पुरानी किसी डील के आधार पर इंडिया के अगेंस्ट कोई भी सिविल सूट फाइल नहीं कर सकती। इनफैक्ट आप देखोगे कि जब ये अगस्ता वेटलैंड वाला स्कैम सामने आया था, तो एक बड़ी अच्छी डील बताई जा रही थी 1200 करोड़ रुपए की, जिसमें ब्लैक शार्क हैवी वेट टॉर्पीडोज खरीदे जा रहे थे फिनमेनिका की एक सब्सिडरी के द्वारा, जो कि लगने थे हमारे स्कॉर्पियन सबमरीन्स में, जो कि मजगांव डॉक्स में बन रही थी। लेकिन ये डील भी उस समय पे कैंसिल हो गई थी। तो इस प्रकार के वेपन्स हम अब खरीद सकें, इसके लिए यहाँ पे ये जो बैन है ऑगस्टा, ये आपका स्पा नाम की इस कंपनी के ऊपर, लियोनार्डो स्पा के ऊपर से ये बैन हटा दिया गया। इस समय पे अगर आप मैं बता दूं तो जो उस समय के IAF चीफ थे ना, एयर चीफ मार्शल SP त्यागी, इनके ऊपर भी FIR फाइल हुई थी, CBI ने केस रजिस्टर किया था। फिर मैक्निका के CEO गियोसेपे ऑर्सी के ऊपर किया था, ऑगस्टा वेटलैंड के चीफ ब्रूनो स्पैगलिनी के ऊपर हुआ था, और मिडलबिन क्रिश्चियन माइकल जेम्स के ऊपर केस हुआ था। अभी भी उन केसों की सुनवाई चल रही है। बहुत सारे केसेस में इंक्वायरी के लेटर्स भेज रखे हैं CBI ने, उनका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसलिए इंक्वायरी बंद पड़ी। जीएस पेपर 4 चैलेंजेस ऑफ करप्शन में न्यूज काम आएगी। सूडान में सिविल डिसोबीडियंस शुरू हो चुका है। लगभग महीने भर पहले की न्यूज है। आपको पता है कि सूडान में एक मिलिट्री कूप हुआ था। उस मिलिट्री कूप के अगेंस्ट अब सूडान में बहुत से मूवमेंट्स उठ रहे हैं, और रिसेंटली ही संडे को एक एंटी कूप रैली कंडक्ट की गई सूडान के टीचर्स के द्वारा। ये एक प्रकार का सिविल डिसोबीडियंस कॉल है। जैसे महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था ना, बिना किसी वायलेंस के, जो डिक्टेटर लीडरशिप है उसको हटाना, उसी प्रकार से ये टीचर्स
नो टू मिलिट्री रूल का झंडा लेके सड़कों पर उतर पड़े और फिर सिविलियन रूल की डिमांड कर रहे हैं। अब ये जो नेशन वाइड एंटी कूप प्रोटेस्ट है, ये 25 अक्टूबर से ही चालू है। 25 अक्टूबर को लगभग ये कूप हुआ था और तेज तब से लेके अब तक 14 डिमॉन्स्ट्रेटर्स मारे जा चुके हैं, 300 वाउंडेड हो चुके हैं। जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो बहुत क्रूअल तरीके से इस कूप को दबा रहे हैं। ये जो टीचर्स सड़क पर उतरे सिविल डिसोबीडियंस का बैनर लेके, इनमें से 87 टीचर्स को यहाँ पे डिटेन कर लिया गया है, ऐसा बोलना है सुडानीज प्रोफेशनल एसोसिएशंस का। कुल मिला के ये टीचर्स क्यों सड़क पे उतरे? टीचर सड़क पे इसलिए उतरे क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया। तो ये जो मिलिट्री लीडर है जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान, ये अपने हिसाब से पूरे देश को चला रहा है। मिलिट्री सिविलियन सोवरेन काउंसिल को यहाँ पे हटा दिया गया है। बड़ी मुश्किल से सूडान के अंदर एक डेमोक्रेसी आई थी। सूडान कॉलोनियल ऑक्यूपेशन से निकलने के बाद लंबे समय तक मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंदर ही रहा है। बहुत लंबे समय तक इसके ऊपर राज किया उमर अल बशीर ने। उमर अल बशीर एक डिक्टेटर था। ये वही उमर अल बशीर है जिसने ओसामा बिन लादेन को शरण दी थी 1990s में। इस उमर अल बशीर को हटा के जैसे तैसे एक सिविलियन गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाई गई थी, लेकिन अब इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को भी ओवरथ्रो कर दिया गया। अगर सूडान के आसपास के नेशंस की बात करें तो नॉर्थ में सूडान बाउंड्री लगाता है इजिप्ट के साथ, नॉर्थ वेस्ट में लिबिया के साथ, वेस्ट में चैड के साथ, साउथ वेस्ट में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के साथ, साउथ में साउथ सूडान के साथ। ये साउथ सूडान पहले सूडान का हिस्सा था, फिर अलग हो गया। फिर साउथ ईस्ट में इथोपिया के साथ और ईस्ट में एरिट्रिया के साथ, और रेड सी के साथ भी सूडान का बॉर्डर लगता है। तो सूडान इज नॉट अ लैंड लॉक कंट्री, ये याद रखिएगा। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। और आज की फाइनल न्यूज, पैलेस्टीनियंस इजराइल स्पार ओवर यूएस मिशन इन जेरूसलम। देखिए, जेरूसलम में इजराइल की भी एम्बेसी है और जेरूसलम में मतलब इजराइल की एम्बेसी, मतलब यूएस की जो एम्बेसी है वो इजराइल के अंदर होता है ना कि हर कंट्री अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजती है दूसरी कंट्री में। तो यूएस का रिप्रेजेंटेटिव जो इजराइल के अंदर गया है उसकी एम्बेसी जेरूसलम में है। और ऐसी एक एम्बेसी पहले जेरूसलम में थी जो कि यूएस की एम्बेसी थी, जो पैलेस्टीन। पैलेस्टीन अपने आप को एक अलग कंट्री मानता है, इजराइल उसको एक अलग कंट्री मानता नहीं है, ठीक है। पहले एक यूएस कंसुलेट था यूएसए का जेरूसलम में, वो किसके लिए था? पैलेस्टीनियंस के लिए था। तो अगर पैलेस्टीनियंस अमेरिका जाना चाहते हैं तो वो उस पर्टिकुलर एम्बेसी में जाके अपने वीजा अप्लाई करेंगे। अब इस यूएस कंसुलेट इन जेरूसलम को, जो कि पैलेस्टीनियंस के लिए था, डोनाल्ड ट्रम्प ने बंद कर दिया था। अब यूएस की सरकार ने डिसाइड किया कि हम इस एम्बेसी को फिर से खोलेंगे, कंसुलेट को फिर से खोलेंगे। लेकिन इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने बोल दिया कि नहीं भाई, जेरूसलम में केवल एक एम्बेसी रहेगी और वो एम्बेसी है यूएस एम्बेसी टू इजराइल। अगर किसी दूसरे पैलेस्टीन के लिए एम्बेसी खुल जाती है जेरूसलम के अंदर तो वो इजराइल की इंटरनल सोवरेनिटी के अगेंस्ट है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटी ब्लिंकन ने बोला है कि पैलेस्टीनियंस के लिए जो एम्बेसी थी जेरूसलम में उसको हम यूएस वाले फिर से खोलेंगे, लेकिन इजराइल ने इसको खोलने से मना कर दिया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है पैलेस्टीन के लोग यहाँ पे बवाल बनाएंगे। पैलेस्टीन के लोगों को ये बोलना है कि ये जो ईस्ट जेरूसलम है ये हमारा हिस्सा है जिसके ऊपर इजराइल ने इलीगली कब्जा कर रखा है, हम हिस्से को वापस लेंगे। अगर मैप में देखें तो यहाँ कहीं पे आपको ये ईस्ट जेरूसलम नजर आ रहा है। इसी ईस्ट जेरूसलम में थी आपकी यूएस की एम्बेसी फॉर पैलेस्टीनियन पीपल, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प के समय पे बंद हो गई थी। फिर से एंटोनी ब्लिंकन यहाँ पे खोलने की कोशिश कर रहे हैं, बट इजराइल यहाँ पे खोलने नहीं दे रहा है। इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट की बात की जाए तो बहुत पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, 54 साल पुराना कॉन्फ्लिक्ट है ये। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद से ही आप कह सकते हो कि ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। पहले इस इलाकों में अरब्स डोमिनेंट थे, इजराइल ने धीरे धीरे करके अपनी जगह बनाई और आज की डेट में अरब, जिनको आप पैलेस्टीनियंस बोलते हो, वो बिल्कुल ही यहाँ पे सेग्रीगेट और सेक्लूड हो चुके हैं। एक 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात की गई थी थ्रू 1993-1995 ऑस्लो अकॉर्ड्स, बट वो भी यहाँ पे अब तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाए हैं। ऑलमोस्ट पूरी टेरिटरी के ऊपर इजराइल का कब्जा हो चुका है। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी।